Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding the last topic of our chapter rights in the Indian Constitution. आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक की बात करेंगे? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आपस में इनका क्या रिलेशन है, राइट? ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, कि फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को स्टॉप करते हैं, गवर्नमेंट के लिए एक बैरियर का काम करते हैं कि कोई भी ऐसा काम गवर्नमेंट ना करे जिससे किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो, राइट? यानी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को स्टॉप करते हैं, उसमें एक बैरियर का काम करते हैं, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एक्सहॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, वो गवर्नमेंट को पुश अप करती है कि वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे। यानी जहां फंडामेंटल राइट बैरियर का काम करते हैं वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को लोगों के लिए, लोगों के सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ भी काम करने के लिए पुश करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं कि वो लोगों के लिए कुछ करे, राइट? अब फंडामेंटल राइट जो है मेनली क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर द वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, और जबकि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये किससे रिलेटेड है? स्टेट से रिलेटेड है, राइट? तो इनके ये क्या है? इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? स्टेट से, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कि अगर इनको कुछ काम करना है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं? पूरी इंटायर स्टेट के वेलफेयर के लिए, जबकि फंडामेंटल राइट किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड है। क्लियर? अब however at a time when government intend to implement the directive principles of the state policy, अब कई बार क्या होता है, अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसलिए लाए गए थे कि इससे गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए कब, कहां और किस तरीके से पॉलिसीज जो है बनानी है, कौन से स्टेप्स उठाने हैं, कैसे गवर्न करना है, राइट? लेकिन ये देखा गया कि जब भी गवर्नमेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का काम करती थी तो कई बार क्या होता था, इट कैन कम इन conflicts with the fundamental rights of the citizen। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कन्फ्लिक्ट आ जाता था। अब वो कन्फ्लिक्ट्स कैसे था, अब इसको समझने के लिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी लेड टू अ लॉन्ग लीगल बैटल। अब ये कैसे हुआ? अब हमने यहाँ बात की कि गवर्नमेंट जब भी, कई बार ऐसा हुआ कि जब गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती थी तो उससे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लोगों के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लैश हो जाता था। अब वो कैसे होता? सपोज हमने जब हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने थे, ये किसके लिए बने थे? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि सबको इकोनॉमिकली इक्वालिटी मिले, राइट? कोई डिस्पैरिटी ना हो। अब वो इकोनॉमिकली इक्वालिटी लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो हमारा जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, ताकि जो जमींदारों के पास बहुत सारी जमीन है उसके, उनसे लेकर किसको दी जाए? गरीब लोगों को दी जाए, गरीब किसानों को दी जाए जिनके पास नहीं है, तभी तो इक्वालिटी एस्टेब्लिश होगा, राइट? लेकिन उस समय जब ये जमींदारी सिस्टम समाप्त किया गया, अबॉलिश किया गया, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये उस समय था, आज ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। इस समय राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। बट उस समय जब जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया था तब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। अब राइट टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था उस समय? ध्यान में रखना कि आज नहीं है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया था। उस समय राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट था। अब राइट टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन वगैरह जो वो खरीद सकता है और उसको होल्ड कर सकता है, लेकिन जमींदारी सिस्टम में क्या किया गया? उनसे वो प्रॉपर्टी उनकी ले ली गई। अब गवर्नमेंट का ये कहना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि इक्वालिटी लानी, इकोनॉमिकली इक्वल करना है, तो उसके लिए हम इसको एबॉलिश कर रहे हैं। लेकिन जमींदारों का क्या कहना था कि इससे उनका जो लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो खत्म हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक क्लैश हो गया, फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, और इधर से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर इक्वालिटी के लिए जो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम लाया गया था
दोनों के बीच में हुआ क्लैश, राइट, यानी गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये एक लंबी लड़ाई चली, लीगल बैटल हुआ और उसके बाद जब काफी लंबे समय तक ये बहस चलती रही कि इससे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं, तो एट द एंड काफी लंबी डिस्कशंस, काफी लंबी लीगल बैटल के बाद क्या हुआ, 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट किया गया। अब इस 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उससे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया। क्या वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको कहां डाल दिया गया, कन्वर्टेड इनटू द सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300 के ए अंडर उसको सिंपल लीगल राइट्स में डाल दिया गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब गवर्नमेंट को अगर पहले कोई फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करनी होती थी तो क्या होता था, उसे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ता था, लंबा लोकसभा, राज्यसभा, मतलब लॉन्ग प्रोसेस वाज देयर। लेकिन अब क्या है, अब सिंपली अब इसमें किसी भी मेजॉरिटी से कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट लोगों में इक्वालिटी लाने के लिए जो भी लीगल राइट है उसको वो लागू कर सकती है, राइट। तो ऐसे में अब ये जो था, अब राइट टू प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि जो हमारी ये लीगल राइट फाइट चल रही थी, जो क्लैश चल रहा था, वो तो सॉल्व हुआ। लेकिन इससे भी क्या हुआ, दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट। अब इसे एक और डिबेट शुरू हो गया। अब वो डिबेट क्या था, रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड डिबेट शुरू हुआ, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। गवर्नमेंट वाज सेइंग, गवर्नमेंट ये कहती थी दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे किसी भी व्यक्ति का, हमारा जो कोई भी फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट हो सकता है, राइट। यानी अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट करते हुए पार्लियामेंट को ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट ना हो, राइट। अब इससे क्या हुआ, अब ये जो कंट्रोवर्सी थी ये कब सेटल हुई, क्योंकि गवर्नमेंट कहती थी कि वो कर सकती है, कोर्ट कहती थी कि नहीं, इससे फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी, इसका एंड कब हुआ, दिस कंट्रोवर्सी वाज सेटल्ड बाय एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस। इसका एंड हुआ केशवानंदा भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे ये कंट्रोवर्सी समाप्त हुई। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन दिस केस कोर्ट सेट that there are certain basic features of the constitution। उन्होंने कहा कि there are certain basic feature, कि हमारे constitution की कुछ basic features हैं जिनको and these cannot be changed by parliament। उन basic features को parliament change नहीं कर सकती। अब basic features में क्या है, जैसे right to live है। अब right to live क्या है, हमारी basic fundamental right है, basic things है वो हमारी, जो हर व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए, तो उनको गवर्नमेंट नहीं हटा सकती। अगर वो हटा लेगी तो क्या, हमारा राइट टू लाइफ का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्टेन बेसिक थिंग्स हैं उनको अमेंड नहीं कर सकती, उनको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? तो ये सारा क्या था हमारा, दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है ये हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।